हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगातार सभी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बंगाल और भारत के गवर्नर जनरल। इससे रिलेटेड टॉप 100 MCQs देखने वाले हैं हम एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पे है भारतीय पुरातत्व विभाग, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आपको याद रखना है 1904 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। किस वायसराय के टाइम पर हुई है? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए, जो है 1899 से 1905। ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा है और इसी कार्यकाल के दौरान 1904 में उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया था। देखिए 1901 में जब महारानी विक्टोरिया की डेथ हो गई थी तो उन्हीं की याद में एक मेमोरियल हॉल बनवाया गया था जिसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल रखा गया था। और ये जब वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, उन्हीं के समय पे बनवाया गया था। तो इनका कार्यकाल कितना है आपको याद रखना है, 1899 से 1905। ये बार बार हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतने अच्छे से हमको याद हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन करके उसे दो हिस्सों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब? 1905 में। तो आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, मिंटो द्वितीय। जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, ये मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। देखिए जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल क्या था? तो 1905 से लेकर 1910 तक इनका कार्यकाल रहा है। कार्यकाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जब भी हमको किसी गवर्नर के बारे में याद करना है तो आप पूरे गवर्नर की लिस्ट याद करके उनका कार्यकाल याद कर लीजिए। अगर आपको कार्यकाल पता है तो इस कार्यकाल के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सभी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ये सारी घटनाएं ये वाले गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल की है। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। तो 1906 देखिए इसी कार्यकाल के बीच में है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिंटो द्वितीय का कार्यकाल रहा है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो वो मिंटो द्वितीय थे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिंटो द्वितीय। ठीक है। अब देखिए सूरत का विभाजन कब हुआ है? तो जो सूरत फूट हम पढ़ते हैं वो 1907 में हुई है। कांग्रेस में सूरत फूट पड़ गई थी 1907 में। तो 1907 देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कितना रहा है? तो 1905 से 1910 तक का कार्यकाल रहा है मिंटो द्वितीय का। तो इसके बीच में ही आता है 1907, मतलब जो सूरत फूट है कांग्रेस की वो किसके टाइम पर हुई है? मिंटो द्वितीय के टाइम पर ही हुई है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए इन सभी के कार्यकाल, तो आप बहुत आसानी से इसका सही आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है, हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1910 से 1916 कार्यकाल रहा है किसका, हॉर्डिंग द्वितीय का, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपको कार्यकाल पता है तो आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं। देखिए 1914 में स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और 1918 में समाप्त हो गया था। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, कौन सा वायसराय है वो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है, जो हॉर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है। देखिए कब बनाया गया है, पहले हमारी राजधानी क्या हुई करती थी, तो वो कोलकाता थी, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, बाद में इसे दिल्ली बनाया गया है। कब बनाया गया है, 1911 में, ठीक है। अब देखिए इनमें से 1911 वाला कार्यकाल किसका आता है, तो हॉर्डिंग द्वितीय का आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1910 से 1916 तक का कार्यकाल किसका रहा है, लॉर्ड हॉर्डिंग का रहा है, ठीक है। तो 1911 किस में आ रहा है, इन्हीं के कार्यकाल में आ रहा है। मतलब कि जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया 1911 में, तब उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए करेक्ट आंसर है ए, चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग के समय कौन वायसराय था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है चेम्सफोर्ड। अब देखिए जो जलियांवाला बाग की घटना है वो कब हुई है, 1919 में। सबसे पहले तो आपको घटना का ईयर पता होना चाहिए कि कब हुई है, और दूसरा आपको जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय हैं उनका कार्यकाल पता होना चाहिए। तो आप बहुत आसानी से ही इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चेम्सफोर्ड की। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना था, तो 1916 से लेकर 1921 तक कार्यकाल किसका रहा है, चेम्सफोर्ड का रहा है। और देखिए जलियांवाला बाग कब की घटना है, 1919 की, तो वो इसी कार्यकाल के बीच में आ रही है। इसका मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे चेम्सफोर्ड। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वायसराय के समय शुरू हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, चेम्सफोर्ड। देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ है, 1920 में हुआ है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था, तो 1916 से 1921 तक जो कार्यकाल था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। तो देख लीजिए ये जो 1920 है वो इसी के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन किस वायसराय के टाइम पर हुआ है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था, देखिए रॉलेट एक्ट भी कब हुआ है, 1919 में हुआ है। तो अब आप 1919 देख के बता सकते हैं कि किसके कार्यकाल में हुआ होगा, तो करेक्ट आंसर है डी, चेम्सफोर्ड, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या है, 1916 से 1921 तक। और ये जो रॉलेट एक्ट है ये 1919 का एक कानून था जिसमें बिना दलील अपील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा था। ये एक काला कानून के रूप में आया था, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, इसलिए बहुत फेमस है। रॉलेट एक्ट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, किसके कार्यकाल के समय में आया है, तो चेम्सफोर्ड के। चोरा चोरी की घटना कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, देखिए जो चोरा चोरी कांड हुआ था उस टाइम पे वायसराय कौन, तो देखिए चोरा चोरी की घटना कब हुई है, 1922 में हुई है। ये आपको याद रखना है कब हुई है, 1922 में हुई है। तो इस टाइम पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। कौन था भारत का वायसराय उस टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग। देखिए जो चोरा चोरी की घटना है उसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी मर गए थे। तो ये जो घटना है यही चोरा चोरी की घटना कहलाती है, जो फरवरी 1922 में हुई थी। तो इस टाइम पे कौन था वायसराय, तो रीडिंग, जो रीडिंग है लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल कितना है, तो 1921 से 1926 तक का कार्यकाल रहा है लॉर्ड रीडिंग का। और ये देखिए घटना हुई है 1922 में, तो ये इन्हीं के कार्यकाल के बीच में आ रही है। तो आपको याद रखना है चोरा चोरी कांड की जो घटना है वो रीडिंग के समय में हुई थी। मोपला विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा ए, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। जो मोपला विद्रोह है ये कब हुआ है, 1921 में एक विद्रोह हुआ था जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये जो मोपला विद्रोह है इस टाइम पर वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कितना था, 21 से 26 तक का कार्यकाल था। और ये कब की घटना है, मोपला विद्रोह, ये 1921 की ही घटना है। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी,
तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए इलाहाबाद में जो सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई थी वो 1922 में हुई थी। तो अभी हमने जैसा कार्यकाल देखा 1921 से 1926, वो किसका था? लॉर्ड रीडिंग का था। तो आपको याद रखना है कि इलाहाबाद में जब सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई मतलब 1922 में, उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड रीडिंग। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी कांड है या जो भी घटनाएं हैं ये कब घटित हुई है। अगर आपको इतना पता है और आपको सभी गवर्नर जनरल के कार्यकाल पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है काकोरी कांड की। आप सभी को पता होना चाहिए कि काकोरी कांड जो है वो एक ट्रेन को लूटने वाला मामला है जो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। अगर आपको ये डेट याद है 9 अगस्त 1925, तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ है। देखिए लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1921 से 1926 तक रहा है और ये घटना 1925 की है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि काकोरी कांड की घटना के समय वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड रीडिंग थे। साइमन कमीशन किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन गठित हुआ था 1927 में और 1928 में वो भारत आया था। अगर आपको इतना पता है तो और इन सभी के कार्यकाल पता है तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन आया था। देखिए साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1926 से 1931 तक का कार्यकाल रहा है लॉर्ड इरविन का। और देखिए ये घटना कहाँ की कब की है? 1927-28 की है, मतलब ये इसी कार्यकाल के बीच में आ रहा है। तो साइमन कमीशन के दौरान कौन था भारत का वायसराय? तो लॉर्ड इरविन थे। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दांडी मार्च किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब देखिए जो दांडी मार्च है ये कब हुआ है? 1930 में हुआ है। आप सभी को पता होगा साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने जाकर नमक कानून को तोड़ दिया था दांडी मार्च में पहुंचकर। तो ये घटना कब की है? 1930 की है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे लॉर्ड इरविन है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1926 से 1931 तक का कार्यकाल रहा है लॉर्ड इरविन का। और ये घटना कब है? 1930 की है। तो इसका मतलब दांडी मार्च के समय वायसराय कौन होगा? तो वो होंगे लॉर्ड इरविन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, देखिए जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1929 में। और इसी टाइम पे पहली बार झंडा भी फहराया गया था, आपको पता होगा। और पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो ये कब हुआ है? 1929 में। और तो ये किसके समय पे हुआ है? लॉर्ड इरविन के समय में। बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि 1926 से 1931 तक कार्यकाल है किसका? लॉर्ड इरविन का। और ये घटना कब की है? 1929 की है। इसका मतलब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा, देखिए इनमें से अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब है। अगर आपको ये पता है तो 1930 में। ठीक है, आपको याद रखना है 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? सी, इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल हमने देखा है 1926 से 1931 तक का कार्यकाल है। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये कब हुआ है? 1930 में। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है हमको कि इस टाइम पर जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेलिंगटन। आपको याद रखना है कौन हो जाएगा? वेलिंगटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार में 1934 में बहुत भीषण भूकंप आया था। यहाँ पर दे भी दिया है ईयर 1934। तो आपको अगर इन सभी के जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय दिए हैं उनके अगर आपको कार्यकाल पता है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि इस टाइम पे वायसराय कौन था। देखिए जो वेलिंगटन है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। और वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक
तक था, तो 1931 से 1936 तक का कार्यकाल रहा है लॉर्ड वेलिंगटन का। और ये जो घटना है भूकंप की बिहार में, ये 1934 की घटना है। मतलब कि इस समय पर कौन था वायसराय, तो वो थे वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि तृतीय गोलमेज हुआ कब है। तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इस टाइम पर भी कौन थे तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेलिंगटन। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। वेलिंगटन जो थे वो क्या थे, ये इस टाइम पर वायसराय थे। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय ये किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ है? ये जो अधिनियम है ये किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेलिंगटन। देखिए, अब भी हमने देखा है कि वेलिंगटन का कार्यकाल कितना रहा है, तो ये रहा है 1931 से 1936। और यहाँ पर पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है कि इस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लिनलिथगो। आपको याद रखना है, जो लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे। देखिए, जो इनका कार्यकाल है वो क्या है, तो 1936 से लेकर 1944 ये कार्यकाल रहा है लॉर्ड लिनलिथगो का। अब यहाँ पर बात हो रही है द्वितीय विश्व युद्ध की। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 तक ये चला था, 1945 तक। तो अगर आपको ये दोनों ही घटनाओं की डेट पता है, ईयर पता है, तो आप बहुत आसानी से ही ये बता सकते हैं। तो आपको इन सभी का कार्यकाल और जो भी घटना आप पढ़ रहे हैं अगर उसके बारे में पता है, तो देखिए बहुत आसानी से पता चल जाता है कि 1936 से 44 तक का कार्यकाल लिनलिथगो का था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 45 तक चला। इसका मतलब शुरुआत के टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में कौन वायसराय है, तो वो है लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे ही क्रिप्स मिशन आया था। आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन कब आया है, 1942 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर है डी, लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए, जो अगस्त प्रस्ताव है ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ही लाया गया था 1940 में। तो हम कार्यकाल जानते हैं 1936 से 1944 तक किसका रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो का रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, 1942 में। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर ही पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। देखिए, पाकिस्तान की मांग पहली बार 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था उसमें रखी गई थी। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम पे वायसराय थे। कैबिनेट मिशन 1946 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, वेवेल। जो लॉर्ड वेवेल है उसके टाइम पर कैबिनेट मिशन, देखिए यहाँ पे ईयर भी दे दिया गया है, कई बार नहीं देता है, सिर्फ कैबिनेट मिशन पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन था वो लॉर्ड वेवेल के टाइम पे, यानी कि 1946 में। अभी जो लॉर्ड वेवेल है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 1944 से 1947 तक इनका कार्यकाल रहा है। और कैबिनेट मिशन का भारत आना ये किस ईयर की घटना है, तो 1946 की। मतलब ये कौन से वायसराय के कार्यकाल की हुई, तो लॉर्ड वेवेल की। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी, माउंटबेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो माउंटबेटन थे, देखिए ये भारत के अंतिम वायसराय भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 1947 से 48 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये अंतिम वायसराय थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के वायसराय माउंटबेटन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 1930 में हुआ था ये
सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो कार्यकाल हम देख रहे हैं 1926 से 1931 तक का, ये किसका था? लॉर्ड इरविन का, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड वेलेजली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर याद रखना है इसका सही आंसर। ठीक है, एक सेकेंड ना, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आपको ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आपको याद रखना है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है किसके कार्यकाल में पारित हुआ है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के, क्योंकि देखिए इस टाइम पे कार्यकाल अगर हम याद करें तो 1772 से लेकर 1785 ये जो कार्यकाल है, ये सीधा सीधा कार्यकाल हमको याद है किसका है? वॉरेन हेस्टिंग्स का है। और ये घटना कब की है? 1784 की है। तो सीधी सी बात है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये किसके टाइम पर होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर होगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज याद रखना। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून कौन लागू किया था? इनमें से किसने लागू किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा डी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने दीवानी मुकदमों में जातीय कानून को लागू किया था। सालबाई की संधि के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको याद रखना है सालबाई की संधि के समय में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए अब सालबाई की संधि कब हुई है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 17 मई 1782, याद रखना है 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, 17 मई 1782 में। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि हमने कार्यकाल देखा है वॉरेन हेस्टिंग्स का 1772 से 1785, और ये 1782 की घटना है, इसका मतलब कि इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डी, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा गया है। देखिए 1787 में महाभियोग लगाया गया था और 1795 में इन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखनी है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग लगाया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर है ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। देखिए जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी स्थापना कब हुई है? 1772 में। और आप सभी को पता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उनका कार्यकाल भी कब से स्टार्ट हो रहा है? 1772 से 1785। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, कार्नावालिस। लॉर्ड कार्नावालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। देखिए कार्नावालिस का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा है? तो 1786 से 1793 मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यकाल है, पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने कई सारे अच्छे काम किए थे, बड़े काम किए थे, नागरिक सेवा के जनक कहलाते थे ये, इसलिए इनका कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कार्नावालिस कोड आधारित है, किस पर आधारित है कार्नावालिस कोड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है कार्नावालिस कोड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्नावालिस का जो मैंने आपको बताया कार्यकाल है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1786 से 1793 इनका कार्यकाल रहा है। किस गवर्नर जनरल ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी, कार्नावालिस ने जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उसके बीच शक्तियों का विभाजन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है बी, कार्नावालिस को ही पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। साथ में इनका कार्यकाल 1786 से 1793 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड वेलेजली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था। वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1798 से 1803 तक का कार्यकाल रहा है बंगाल टाइगर वेलेजली का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
भारत में सहायक संधि का जनक कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। सही आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा बी, डुप्ले। ठीक है, जो डुप्ले था उसे भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, इंदौर। ठीक है, जो सहायक संधि थी, देखिए स्टार्ट तो डुप्ले ने की थी, लेकिन लेकर कौन आया था, बेलेजली लेकर आया था। तो उस टाइम पे मैसूर, हैदराबाद, तंजौर, ये सभी ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, लेकिन इंदौर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ये आपको याद रखना है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर टेनेंसी एक्ट आया था। देखिए जो टेनेंसी एक्ट था इसका क्या मतलब था, तो ये जो टेनेंसी एक्ट है इसमें बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ये एक्ट था टेनेंसी एक्ट। जैसे अभी के टाइम पे जो रॉलेक्ट एक्ट आया था, बिल्कुल वैसा ही एक एक्ट था काश्तकारी या टेनेंसी एक्ट। ये किसके टाइम पर आया था, तो हेस्टिंग्स के टाइम पर ये एक्ट आया था। आपको ये याद रखना है कब आया, ये 1822 में ये एक्ट आया था। और जो हेस्टिंग्स है उसका कार्यकाल कितना रहा है, तो 1813 से लेकर 1823 ये कार्यकाल रहा है। और टेनेंसी एक्ट कब आया है, तो 1822 में, तो ये इसी कार्यकाल के बीच आ रहा है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सही आंसर है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 1828 से 1835 तक का कार्यकाल रहा है विलियम बेंटिक का, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की, सही आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा बी, विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समकालीन थे राजा राम मोहन राय। और इन दोनों ने मिलकर ही सती प्रथा का अंत किया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के समकालीन थे। और विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1828 से लेकर 35 तक इनका कार्यकाल रहा है। सती प्रथा का अंत किसने किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 10 जुलाई 1806 को ये विद्रोह हुआ था। और ये जो विद्रोह था इस टाइम पर मद्रास का गवर्नर कौन था, तो मद्रास का गवर्नर उस टाइम पे विलियम बेंटिक थे। भारत में ठगी का अंत करने का श्रेय किसे जाता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है सी, विलियम बेंटिक। ठीक है, आपको याद रखना है भारत में जो ठगी का अंत हुआ है वो भी विलियम बेंटिक ने करवाया है। देखिए 1830 में एक नाम आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नल स्लीमैन का नाम, कर्नल स्लीमैन। इन्हीं के साथ मिलकर विलियम बेंटिक ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ईयर भी याद रखना है, कर्नल स्लीमैन का नाम भी याद रखना है। और किसने ठगी का अंत कराया, तो विलियम बेंटिक ने, ये भी आपको याद रखना है। शिशु हत्या पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विलियम बेंटिक ने शिशु हत्या पर रोक लगवा दी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, विलियम बेंटिक। देखिए जो मेकाले की शिक्षा है वो मेकाले मिनट के नाम से जिसे हम जानते हैं वो 1835 में आया है। 1835 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेकाले मिनट लेकर आए थे। तो अब ये देखिए इस टाइम पे जो वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो वो विलियम बेंटिक थे। ये हमें कैसे पता होगा, क्योंकि हमें इनका कार्यकाल पता है कब से कब तक रहा है। इनका कार्यकाल कब 1828 से 35 तक रहा है, 1835 तक रहा है। और ये जो मेकाले मिनट की घटना है ये भी कब की है, 1835 की है। तो हमारा आंसर क्लियर है कि विलियम बेंटिक ने उस टाइम पे जब अंग्रेजी शिक्षा या मेकाले मिनट आया था उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे।
किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी। 1833 का चार्टर एक्ट जब आया था तब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन बने थे वो? तो आपको पता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। आपको ये याद रखना है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए जो मेटकॉफ है इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो सिर्फ 1 साल का कार्यकाल था। 1835 से 1836 इनका कार्यकाल रहा है और इस टाइम पे इन्होंने प्रेस को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के बदले देसी भाषाएं बना दी गई थी? किसके टाइम पर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा देखिए बी, विलियम बेंटिक। आपको विलियम बेंटिक का नाम यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डी, ऑकलैंड। जो लॉर्ड ऑकलैंड है उनके टाइम पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अब ये पता होना चाहिए कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ कब है, तो याद रखना है 1836 से 1842 ये समय था युद्ध का। ठीक है, 1836 से, वो लिखा क्लियर नहीं रहा है पर मैं जो बोल रही हूँ आप वो जरूर मेंशन कर लेना। 1836 से 1842 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। और इस टाइम पर जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है बी, ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई थी। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, एलन बरो। आपको एलन बरो का नाम याद रखना है। दास प्रथा का उन्मूलन इनके कार्यकाल के समय ही हुआ है। देखिए कब हुआ है दास प्रथा का उन्मूलन? तो 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है। जो एलन बरो है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1842 से 44 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो देखिए ये जो 43 है ये इसी कार्यकाल के बीच में आ रही है, मतलब कि एलन बरो ही उस टाइम पर क्या थे? वायसराय या गवर्नर जनरल थे। रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत किसके कार्यकाल के दौरान से हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है डी, एलन बरो। एलन बरो के टाइम से ही रविवार के दिन छुट्टी घोषित की गई थी। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान मिला दिया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर है डी, एलन बरो के शासनकाल के समय ही सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है? तो 1842 से 44 तक का इनका कार्यकाल रहा है। भारत में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो देखिए नरबली पर प्रतिबंध, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड होर्डिंग के टाइम पर नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड होर्डिंग के कार्यकाल के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। देखिए ये जो युद्ध है ये कब से कब तक हुआ है? तो 1845-46 का ये युद्ध है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि कब हुआ था। तो 1845-46 का युद्ध था। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हॉर्डिंग के कार्यकाल का है, तो हॉर्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वो था 1844 से लेकर 48 तक। ये जो कार्यकाल था ये लॉर्ड होर्डिंग का था। तो इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, कब से कब तक था ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1848 से 1856। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, आप सभी को याद रखना है। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डलहौजी। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे डलहौजी। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय ही कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा था।
इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। देखिए जो इनाम कमीशन था ये क्या था, तो जितनी भी कर रहित भूमि थी, मतलब जिन जमीन पर टैक्स नहीं दिया जाता था उन सभी जमीन को पहचाना जाता था और जब्त कर लिया जाता था। इसके लिए एक कमीशन की स्थापना हुई थी जिसका नाम क्या रखा गया था? इनाम कमीशन उसका नाम रखा गया था। किसके शासनकाल के टाइम पर यह हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के। वेबगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बहुत बार पूछा जाता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है डलहौजी। देखिए जो डलहौजी है, व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है कि जब भी किसी राजा महाराजा का अगर कोई पैतृक वारिस नहीं है तो उसकी जितनी भी संपत्ति है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाएगी। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। इनका कार्यकाल भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है। वेबगत सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था? देखिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसके लिए सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सतारा। ठीक है, आपको याद रखना जो सतारा है उसका सबसे पहले विलय किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? कौन सा राज्य था वो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवध राज्य को। जो अवध था, अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों के अंग्रेजी शासन में विलय का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर उदयपुर और फिर झांसी। इस क्रम में ये अंग्रेजी शासन में विलय हुए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य का ब्रिटिश शासन में विलय नहीं हुआ था? कौन सा राज्य है जिसका विलय नहीं हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ए, हैदराबाद का विलय नहीं हुआ था वेबगत सिद्धांत के अनुसार। तो आपको याद रखना, बाकी नागपुर, झांसी, अवध इसका विलय कर दिया गया था। वुड्स डिस्पैच को निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुड्स डिस्पैच, पूछा जाता है इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी, लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्हीं ने लागू किया था। देखिए जो वुड डिस्पैच है ये 1854 में आया था और ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, महिलाओं की शिक्षा से और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। इसे लागू किया गया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल के दौरान। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही। देखिए 1854 में डाक टिकट जारी की गई थी और आप सभी को पता है ये किसके कार्यकाल का हिस्सा है? लॉर्ड डलहौजी के। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो डाक प्रचलन है ये किसके, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ये हुआ था। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है डी, लॉर्ड डलहौजी को ही रेलवे का जनक कहा जाता है। तो जो रेलवे, जो पहली रेल हमारी चली थी ना, आप सभी को पता होगा कब चली हमारी पहली रेल, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कब हमारी पहली रेल चली थी। किस गवर्नर जनरल ने गंगा शहर का निर्माण कराया था? गंगा नहर का निर्माण कराया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, लॉर्ड डलहौजी ने ही गंगा नहर का निर्माण कराया था। किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण को सैनिक विभाग से अलग किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी ने ही सार्वजनिक निर्माण को सैनिक विभाग से अलग कर दिया था। किस गवर्नर जनरल ने स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? लोक सेवा या लोक निर्माण विभाग जिसे हम कहते हैं की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना इन्होंने 1854 में की थी। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की स्थापना की गई थी। किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसलिए शिमला में आपको सुनने भी मिलता है एक जगह का ही नाम क्या रखा गया है? डलहौजी रखा गया है।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड केनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से लेकर 1862 इनका कार्यकाल रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि ये भारत के पहले वायसराय थे। अभी तक जितने थे वो गवर्नर जनरल थे और यहाँ से केनिंग से जितने आए हैं वो सभी क्या थे? वायसराय थे। तो भारत का पहला वायसराय मतलब ये अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग, अब प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग, दोनों में ही इनका नाम आएगा और इनका कार्यकाल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लॉर्ड केनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे। किसके कार्यकाल में प्रत्येक प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लॉर्ड केनिंग के कार्यकाल में प्रत्येक प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ? देखिए, ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अधिनियम आया कब था। तो ये 1856 का अधिनियम है। अब हमको इन सभी के कार्यकाल पता होने चाहिए। अगर हमको सही कार्यकाल पता है तो हम फटाफट पता कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड केनिंग, क्योंकि केनिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? 1856 से 62 तक कार्यकाल है। तो ये घटना कब की है? 56 की है, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड केनिंग। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में हुआ था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड केनिंग के समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को किसके कार्यकाल में कानून बना दिया गया था? देखिए, दंड संहिता को कानून किसके कार्यकाल में बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड केनिंग के कार्यकाल के समय ही बनाया गया। जो दंड संहिता थी ये 1860 में जारी की गई थी और केनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 है। तो ये जो है ये किसके समय की घटना हुई? लॉर्ड केनिंग के कार्यकाल के समय की घटना है। भारत तथा लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? करेक्ट आंसर है सी, जॉन लॉरेंस। आपको याद रखना है, जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान की ये घटना है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना भारत के किस जगह पर की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, अजमेर में। आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? अजमेर में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक का रहा है? तो 1869 से 72, 1872 ये कार्यकाल रहा है लॉर्ड मेयो का, और उन्होंने 1872 में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? अजमेर में। रेलवे विभाग का सरकारीकरण किस वायसराय के टाइम पर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर होने वाला है डी, मेयो के टाइम पर ही इसका सरकारीकरण हुआ था। अगर रेलवे विभाग की स्थापना का पूछा जाए तो नाम डलहौजी का आता है, लेकिन अगर सरकारीकरण की बात करें तो ये किसके टाइम पर हुआ है? लॉर्ड मेयो के टाइम पर ये हुआ है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस वायसराय ने की थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय कराई गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो। आपको याद रखना है कि भारत में जो प्रथम जनगणना हुई है वो सबसे पहले स्टार्ट लगातार नहीं हुई थी, लेकिन स्टार्ट अगर से पूछा जाएगा तो मेयो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई थी? यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड मेयो के समय में सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना की गई थी। पंजाब में कूका आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी, नॉर्थबुक। आपको याद रखना है, जो कूका आंदोलन है वो नॉर्थबुक के टाइम पर हुआ है, और ये जो नॉर्थ बुक है इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है? तो नॉर्थ बुक का कार्यकाल रहा है 1876 से 1880। ये आपको एक सेकेंड, इनका जो कार्यकाल है, देखिए नॉर्थ बुक का जो कार्यकाल है वो 1872 से 1876 है। ये आपको याद रख लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कार्यकाल पूछा जाता है। अब देखिए, इतने सारे कार्यकाल है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है, लेकिन आप याद रखिए 1872 से 1876 का कार्यकाल किसका है? नॉर्थ बुक का, जो कूका आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट देखिए,
ओवेन मैरेथिड नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, ओवेन मैरेथिड के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन को ओवेन मैरेथिड के नाम से जाना जाता है और इनका कार्यकाल है 1876 से 1880। ठीक है, 1876 से 1880 का कार्यकाल है लॉर्ड लिटन का और इन्हें ही ओवेन मैरेथिड के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि देने हेतु किस वायसराय ने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। देखिए लिटन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का है? 76 से 80 तक का कार्यकाल है इनका। तो इसी बीच 1877 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था वो लॉर्ड लिटन के समय पर ही लगाया गया था। किस वायसराय ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? लिटन। 1878 में ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था और इन्होंने भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड लिटन ने ही ये भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ में कार्यकाल आपको बार बार याद रखना है। 1876 से 1880 कार्यकाल रहा है लॉर्ड लिटन का। किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? किसने कर दिया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। देखिए 1878 में लिटन ने इसे स्टार्ट किया था और जब रिपन आए थे तो रिपन का आपको कार्यकाल याद रखना है। 1880 से लेकर 1884 ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा है और इन्होंने आने के बाद भारत में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे समाप्त कर दिया था। प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड रिपन के समय पर प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। देखिए ये जो अधिनियम है ये 1881 में आया था और आपको मैंने अभी बताया कि 1880 से लेकर 84 ये कार्यकाल रहा है लॉर्ड रिपन का। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो घटना है किसके कार्यकाल की है? लॉर्ड रिपन के। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन से संबंधित है। इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया था, ये जो बिल है देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है किसके टाइम पर आया है ये? लॉर्ड रिपन के। किस वायसराय के कार्यकाल में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगाया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन ने ही फैक्ट्री अधिनियम लेकर आए थे और उसी में ये बात कही थी कि 7 साल से छोटे उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय अवध टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अवध टेनेंसी एक्ट किस वायसराय के टाइम पर पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर अवध टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डफरिन। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में स्थापना हुई है, ये आपको याद रखना है। डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1884 से लेकर 1888 ये कार्यकाल रहा है लॉर्ड डफरिन का। मतलब 1885 की जो घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये किसके कार्यकाल में हुई है? किस वायसराय के? तो डफरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।